हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी तक हम लोग ने IBSE IO का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके 2 प्रीवियस ईयर पेपर किए, 2017 और 14। इससे प्रीवियस जाने के हमें नहीं लगता अब टाइम है और ज़रूरत है। तो इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि हम लोग GS और GA के सब्जेक्ट वाइज हम लोग सेट इस पर प्रिपेयर करेंगे। MCQs इसमें होंगे, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह आपकी सब्जेक्ट वाइज तैयारी होती रहेगी, प्रिपरेशन होती रहेगी। और इसमें ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ रहेगा। और हम IR पे भी बनाएंगे और फिर डिफेंस पे भी एक रहेगा और सिक्योरिटी पे भी एक सेट, हमारे कुछ सेट उस पे भी रहेंगे। तो ये हमारे कुछ पार्ट्स रहेंगे जो हम इसमें कवर करेंगे। तो अभी आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये ज्योग्राफी का सेट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और टारगेट 25 के क्वेश्चंस रखेंगे ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो हमारे इस तरह से 40 नंबर इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स एंड द कंट्रीज दे सेपरेट इज रॉन्गली मैच्ड। ये कह रहे हैं कि जो स्टेट्स होती हैं वो कुछ यहाँ पे पेयर दिए हैं कंट्रीज़ के साथ। तो पूछ रहे हैं कि इसमें से रॉन्ग कौन है। तो हिंदी में कहें स्ट्रेट को तो फिर से हम बताते हैं ये बात कि हम हिंदी में भी टर्म्स को बताएंगे ताकि हिंदी मीडियम वाले भी देख समझ पाएँ, क्योंकि हमने टाइप सिर्फ इंग्लिश में किया है और इसीलिए हम हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हिंदी मीडियम वाले भी समझ पाएँ। तो स्ट्रेट्स को हम हिंदी में जल संधि कहते हैं। जल संधि जैसा का लग रहा है ना, वाटर बॉडीज़ को जोड़ना। जल की संधि यानी कि टू वाटर बॉडीज़ को जोड़ने का काम कौन करेगी? स्ट्रेट करेगी। और जब कोई दो चीज़ें जुड़ती हैं तो कोई दो चीज़ें अलग भी होती हैं। तो वो दो चीज़ें जो अलग करेगी वो कौन होंगी? सॉलिड बॉडीज़। यानी कि दो कोई कंट्रीज़ या कॉन्टिनेंट्स जो भी होंगे सॉलिड बॉडीज़ वो अलग होंगी और दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ने का काम स्ट्रेट का होता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट हैं, उनमें से ये इन्होंने जो पेयर बनाया है ये जिब्राल्टर स्ट्रेट का बनाया है। स्पेन और मोरक्को, यानी कि स्पेन एंड मोरक्को को ये अलग करती है जिब्राल्टर स्ट्रेट, बिल्कुल सही। सेकेंड है मैगलन स्ट्रेट, ये चाइल्ड और टेरा डेल फ्यूगो, ये भी सही है बिल्कुल। बेरिंग स्ट्रेट सुमात्रा एंड मलेशिया, ये रॉन्ग है। उसके बाद आता है बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, ये भी बिल्कुल सही है। बेरिंग स्ट्रेट कैसे? क्योंकि गलत कैसे है, बेरिंग स्ट्रेट जो होती है वो जैसे ग्लोब पूरा सर्कल होता है, तो जब हम दूसरी तरफ से देखें तो इधर पैसिफिक ओशन अटैच हो रहे होते हैं दोनों साइड। तो जहाँ पे ये जुड़ते हैं तो वहाँ पर बेरिंग सी होती है। वो बेरिंग सी जो होता है वो चुक्सी सी से अटैच हो रहा होता है। और ये कौन सी स्ट्रेट के थ्रू होता है? ये होता है बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू। अभी मैप में देखेंगे सब, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग स्ट्रेट। मैप देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मैप अच्छे से पूरा देख ली ताकि जो हम अभी आगे क्वेश्चन कराएंगे तो थोड़ा सा इमेजिन कर सकें। देखिए ये हमारा है रशिया पूरा और इसके ऊपर ये आर्कटिक ओशन है और इधर ये पूरा यूरोप है। यूरोप आ जाता है, ये इधर एशिया आ जाता है, हमारा चाइना, इंडिया, ये सब सऊदी अरेबिया, ईरान, ये इधर अफ्रीकन कंट्री आ जाती है। अफ्रीकन ये कंट्रीज़ आ जाती हैं। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है और ये इधर इंडिया की इधर यहाँ पर ये साउथ चाइना सी है और ये इधर पूरा हमारा इंडोनेशिया मलेशिया वाला पार्ट है, इधर जापान है। अब इधर आते हैं, ये ग्रीनलैंड है, ये हमारा कनाडा है ऊपर। ये देखिए ये अलास्का है, अलास्का इधर USA का अलास्का और इधर यहाँ पर ये रशिया का पार्ट, ये एक दूसरे से अलग होते हैं। और यहाँ पर यानी कि यहाँ पर कहीं कहें चाहे यहाँ पर कहें तो बेरिंग स्ट्रेट होती है। ये कनाडा आ जाता है, ये यूनाइटेड स्टेट USA, ये मैक्सिको का पार्ट है। ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका। ये हमारा हो जाता है साउथ अमेरिका, ये ब्राज़ील अर्जेंटीना चाइल वाला पार्ट है। तो ये हमारा हो जाता है अफ्रीका। तो ये कुछ मैप है। अब ओशन देख लेते हैं, ये आर्कटिक ओशन ऊपर है, इधर पैसिफिक ओशन, इधर भी पैसिफिक ओशन, ये साउथ इधर नॉर्थ, इधर ये बीच में एस टाइप शेप्ड ये अटलांटिक ओशन है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये साउथ अटलांटिक ओशन। उसके बाद ये इंडियन ओशन है और यहाँ पर देखिए टर्की वाला जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा डेंस रहता है। यहाँ पर ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये है मेडिटेरेनियन सी। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगर थोड़ा सा टफ बनाना होता है मैपिंग के पार्ट को तो यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये इतना समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट, ये लूसेंट की पिक है
तो हमने इसमें से जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो वो हमने टिक कर दी हैं। अगर आप लोग को और ज़्यादा पढ़ने का हो तो ये सारी ही इम्पॉर्टेंट है वैसे, लेकिन अगर कम से कम पढ़ना चाह रहे हैं तो ये देख लीजिए, तो ज़रूर ही देख लीजिएगा, इसलिए टिक कर दिए। अब देखिए, एक ये है मलाक्का स्ट्रेट, ये अंडमान सी साउथ चाइना सी को एक दूसरे से जोड़ती है। इंडोनेशिया मलेशिया यानी कि इधर वाला पार्ट जो होगा ये इस तरफ, तो थोड़ा सा आप इमेजिन अब कर पाएंगे। मलाक्का स्ट्रेट समझ में आ गया, अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ती है, इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। पाक स्ट्रेट सभी को पता है, पाक बे को बे ऑफ बंगाल से जोड़ती है, इंडिया श्रीलंका को अलग करती है। सुंडा स्ट्रेट ये जावा सी और इंडियन ओशन को आपस में जोड़ती है, इंडोनेशिया में इसकी लोकेशन है। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबल मानदेब स्ट्रेट, ये अभी हम इसकी लोकेशन दिखाते हैं। ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ती है और यमन जिबूती को अलग करती है। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये इसको ये जो हॉर्न कहते हैं ना, अफ्रीकन हॉर्न, यहाँ पर होता है, यहाँ पर है बाबल मंदेब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से याद कर लेगा। फिर आती है कुक स्ट्रेट। कुक, ऑब्वियसली कुक का बात आ गई तो यानी कि न्यूजीलैंड की बात है, न्यूजीलैंड साउथ पैसिफिक ओशन। मोजाम्बिक ये आती है इंडियन ओशन में, ये मोजाम्बिक और मेलागासी, ये देखिए इधर आइलैंड होते हैं कुछ। ये जो मेडागास्कर है, मोजाम्बिक, ये इस साइड का, इस साइड लोकेशन है। इसको मैप में जूम करके अच्छे से देखिएगा, इसमें तुम ज़्यादा अच्छे से दिखा नहीं पाएंगे। ये बास स्ट्रेट जो अभी पूछा था, ये तस्मान सी और साउथ सी इधर ऑस्ट्रेलिया साइड है। बेरिंग स्ट्रेट हो गई, ये इधर बॉस्फोरस स्ट्रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जो यूरोप वाला है, टर्की साइड एरिया वहाँ पर है, टर्की में है। और ब्लैक सी और मरमारा सी को आपस में जोड़ती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये डेविस स्ट्रेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेफिन बे एंड अटलांटिक ओशन को, ग्रीनलैंड कनाडा, ये जो यूएसए कनाडा ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर एक बड़ी सी है नहीं, बेफिन बे कनाडा में, ये वो वाली लोकेशन है वहाँ पर इसकी। डोवर स्ट्रेट ये वही है इंग्लिश चैनल वाली, तो इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से अटैच करती है और इंग्लैंड और फ्रांस को आपस से अलग करती है। फ्लोरिडा स्ट्रेट ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये भी नॉर्थ अमेरिका में है, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन को जोड़ती है। यूएसए और क्यूबा को अलग करती है। क्यूबा देखिए यहाँ पर है, ये जो कुछ आइलैंड दिख रहे हैं ये वेस्ट इंडीज़ वाले, यहाँ पर ये एक आइलैंड है क्यूबा, तो ये मैक्सिको और क्यूबा को अलग करती है, यहाँ पर है ये स्ट्रेट। तो आप इस तरह से ये जो टिक लगे हैं इनको मैप में एक बार देख लेगा, मैप के थ्रू तो इजीली याद हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, बस मैप के थ्रू एक बार देख लेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द पनामा कैनाल्स लिंक। पनामा कैनाल्स कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के बीच में एक पतली सी कैनाल है, जैसे इस्थमस कहते हैं इसको। तो ये किसको लिंक करता है आपस में? ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को लिंक करता है। देखिए इसमें यहाँ पर पनामा कैनाल है, तो इधर अटलांटिक ओशन है और इधर पैसिफिक ओशन है, तो किसको लिंक करेगा? अटलांटिक और पैसिफिक को। ये पनामा कैनाल है और किसको अलग करता है? नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करता है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ इज माउंटेन रेंज इन यूटा यूएसए, कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ कोरल्स इन ऑस्ट्रेलिया वाटर। देखिए जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये, इसका आंसर तो सभी कोई लगा लेगा, ऑस्ट्रेलिया वाटर में ये वाला है, कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ कोरल्स। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है वो चारों तरफ से पूरी बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोरल रीफ्स जो हो गई वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है, पूरी वॉल है, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे उसका प्रोटेक्शन टाइप समझ लिए, एक पूरा कवर बन गया है, तो इसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि पूरा का पूरा आइलैंड कोरल रीफ से बना हुआ कौन सा है, तो आप आंसर लगाइएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो पूरा का पूरा आइलैंड है जो इन्हीं कोरल रीफ से बना हुआ है। और ये कैसे बनते हैं ये हमने क्लास 6 के अभी चैप्टर 7 में पढ़ाया है ज्योग्राफी में। Which of the following statement are correct? The main gases within the Earth's exosphere are the lightest gases, mainly hydrogen, with some helium, carbon dioxide and atomic oxygen near the exobase. ये सही है। ये पूछ रहे हैं कि स्टेटमेंट कौन सा सही है। ये बिल्कुल सही है। Since there is no clear boundary with space and the exosphere is sometimes used synonymously with outer space, the exosphere is the last layer before space। सारे सही हैं, क्यों? क्योंकि देखिए ये इसमें यहाँ पर ये लाइटेस्ट गैस ये सब होती हैं, और दूसरा इसकी बाउंड्री नहीं है, स्पेस के साथ कोई बाउंड्री नहीं है। ये
बहुत ही ग्रेजुअली मिली हुई है स्पेस से ये लेयर जो है, तो इसकी कोई जब बाउंड्री नहीं है तो हम उसके सिनोनिमसली यूज़ कर सकते हैं आउटर स्पेस की तरह। और थर्ड है इसका, द एक्सोस्फीयर इज़ द लास्ट लेयर बिफोर स्पेस। स्पेस से पहले जो हमारे लेयर्स हम लोग पढ़ते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, उन सब में सबसे लास्ट लेयर है बिफोर स्पेस। ये भी सही है, तो सारे ऑप्शन इसके सही हैं। एक और एटमॉस्फेरिक लेयर से क्वेश्चन है, ये देखिए, द मेसोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर रीचेस इट्स कोल्डेस्ट टेम्परेचर एट अ हाइट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। पूछ रहे किस हाइट पे कोल्डेस्ट टेम्परेचर हमें मेसोस्फीयर पे मिलता है। देखिए हम सबको ये तो पता है कि मेसोस्फीयर में मैक्सिमम ठंडा मतलब कोल्डेस्ट टेम्परेचर हमें मिलता है, कोल्डेस्ट टेम्परेचर। तो देखिए ये जो इमेज रखी है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ट्रोपोस्फीयर ये हमारी है, उसके बाद टेम्परेचर कम होता गया, ये -60 डिग्री सेल्सियस पहुंच गए, और स्ट्रेटोस्फीयर हमें मिलती है। स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर है, और उसके बाद फिर थोड़ा बढ़ता हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पे आए, कितने डिस्टेंस पे, अब हम 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे हमें 0 डिग्री सेल्सियस मिलता है। स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में 50 किलोमीटर पे हमें 0 डिग्री मिलता है। इसके बाद और टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होता है, पहुंचता है -85 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेसोस्फीयर की लेयर में मिलता है हमें, और कितनी डिस्टेंस पे, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिलता है। और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है, थर्मोस्फीयर में हमें 1500 डिग्री सेल्सियस मिलता है, फिर और ज़्यादा एक्सोस्फीयर में बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हमें मिलता है। और फिर स्पेस, यहाँ से ये स्पेस के साथ अटैच हो जाता है, ऊपर स्पेस होते हैं, यहाँ पे हमारे सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट, ये सब रहते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि मेसोस्फीयर में कोल्डेस्ट टेम्परेचर कितनी हाइट पे मिलता है, तो 80 किलोमीटर की हाइट पे हमें मिलता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है हमारा, विच प्लैनेट इज़ नोन एज द अर्थ्स ट्विन। देखिए अर्थ्स ट्विन पूछते हैं, मॉर्निंग स्टार पूछते हैं, इवनिंग स्टार पूछते हैं, इन सब का एक आंसर है वेनस। देखिए जो अर्थ है वो वेनस के काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है, क्योंकि अर्थ वेनस से थोड़ी सी बड़ी है। अगर डायमीटर वाइज बात करें तो थोड़ी सी बड़ी है, और सीक्वेंस वाइज देखें तो वो उसके पास है, यानी कि सबसे पहले सन है, फिर हमारा मरकरी है, फिर मरकरी के बाद हमारा वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है। ये याद रखिएगा, मरकरी के बाद वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, और फिर हमारे गैशियस प्लैनेट से स्टार्ट हो जाते हैं जुपिटर, सारे जुपिटर से लेकर उधर नेपच्यून तक। और तो वेनस के बाद अर्थ है, और ये वेनस की कुछ पॉइंट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, कि इसके जो चारों तरफ जो होती है काफ़ी ज़्यादा डेंस क्लाउड जो होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेंस पूरा कवर रहते हैं, तो इसकी वजह से इसका टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज़्यादा हाई रहता है। हॉटेस्ट प्लैनेट भी है ये, इसे कहते हैं। बल्कि मरकरी जो होता है वो काफ़ी सन के पास होता है, लेकिन फिर भी हॉटेस्ट वेनस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ जो पूरा क्लाउडी कवर्ड रहता है ना एरिया, तो इसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, और इसके पास कोई मून नहीं है। अब बात कर लेते हैं यूरेनस की। तो यूरेनस देखने में थोड़ा सा ग्रीनिश है, क्यों? क्योंकि मीथेन गैस की यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये सेकंड नंबर पे है, लास्ट से देखें तो सेकंड नंबर पे है। फिर है नेपच्यून, नेपच्यून सबसे लास्ट है, या सबसे ज़्यादा दूर है हमारे सोलर सिस्टम में सन से। और इसके बाद आता है मार्स। मार्स तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर इसका रेड कलर, रेड प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इस पर आयरन काफ़ी ज़्यादा है, आयरन डिपॉजिट है, इसलिए ये रेड कलर का दिखता है यहाँ पर। तो मार्स, ये मार्स हो गया। उसके बाद हमारा इसका आंसर क्या हो गया? डी, वेनस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। ये कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जिससे मेजर करते हैं हम, तो इसका राइट आंसर तो सामने है, साइक्रोमीटर। और देखिए लाइसीमीटर जो होता है, अब हम एक एक बताते हैं। लाइसीमीटर क्या करता है, जो कल्टिवेटेड फील्ड्स होती हैं वहाँ पर जो जितना भी वाटर यूज्ड होता है उनके ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन में जितना भी कंज्यूम होता है उसको मेजर करने के लिए हम लाइसीमीटर का यूज़ करते हैं। सेकंड है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर विंड स्पीड को मेजर करता है। साइक्रोमीटर हमारा एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। और फोर्थ है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है, निकालता है। नेक्स्ट है द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर नोन एज। देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सिर्फ 3 होते हैं, मतलब मेनली 3 होते हैं।
एक अफ्रीका का होता है जिसको हम सवाना कहते हैं, जिसका आंसर है सवाना अफ्रीका में होता है। और बाकी दोनों जो होते हैं वो साउथ अमेरिका के होते हैं। एक होता है कंपोज, कंपोज जो होता है वो ब्राज़ील में मिलता है हमें। और दूसरी टाइप का जो ग्रासलैंड होता है लानूस, वो मिलता है हमें वेनेजुएला और कोलंबिया वाले पार्ट में। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं ग्रासलैंड से। तो ट्रॉपिकल तो ये तीन हो गए, सवाना, कंपोज और लानोस। सवाना हो गया अफ्रीका में, कंपोज हो गया ब्राज़ील, साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में, और लानोस हो गया साउथ अमेरिका के कोलंबिया और वेनेजुएला में। अब सेकेंड जो टाइप होता है वो होता है टेम्परेट ग्रासलैंड। तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो होती है उसमें आती है एक स्टेपीज़ आती है। ये स्टेपीज़ जो होती है ये यूरेशिया वाले पार्ट में होती है, यूरोप और एशिया वाले पार्ट में हमें ये मिलती हैं ये वाली ग्रासलैंड्स स्टेपीज़। पंपास, पंपास जो होती है ये हमारे साउथ अमेरिका में होती है, साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में। तो पंपास कहीं पर आता है तो अर्जेंटीना या साउथ अमेरिका टिक कर देगा। उसके बाद डाउन्स, डाउन्स जो होते हैं डाउन्स और एक और होते हैं रेंज लैंड्स, ये हमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में देखने को मिलते हैं डाउन्स। और बात करें तो टेम्परेट में अफ्रीका की, अभी साउथ अमेरिका आ गया पंपास से लेकिन अफ्रीका नहीं आया, तो टेम्परेट ग्रासलैंड अफ्रीका के लिए कहाँ पे मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं वेल्ड में मिलते हैं, सॉरी वेल्ड मिलते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं अफ्रीका के वो वेल्ड उन्हें कहते हैं। तो ये कुछ याद रखिएगा, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा चाहिएगा तो। नेक्स्ट है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड आइसी विंड्स दैट ब्लो इन द पोलर रीजन्स आर कॉल्ड। क्या कहते हैं उन्हें, इन्हें ब्लिज़र्ड्स कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं पोलर विंड्स, इन्हें कहते हैं। मतलब देखा होगा ना पाउडरी टाइप की जो विंड पूरी ब्लो करती है, गिरती है, तो वो जो होती है उसे ब्लिज़र्ड्स कहते हैं। अब बात करते हैं टोर्नाडोज़ क्या है। टोर्नाडोज़ जो होता है ये देखिए कैरेबियन सी से स्टार्ट होता है और ये नॉर्मली साइक्लोन होता है, लेकिन जो क्या होता है जो इसकी कोल्ड विंड्स जो होती हैं तो वो जो गल्फ़ स्ट्रीम्स की जो हॉट एयर होती है उनसे मिक्स होकर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भयानक टाइप का हो जाता है। तो ये जो होता है ये यूएसए में जो है ये वाला आता है, साइक्लोन जो होता है टोर्नाडोस ये यूएसए साइड में आता है, मिसिसिपी मिसौरी वाले एरिया में। और टाइफून्स जो है ये चाइना वाले एरिया में आता है वहाँ से। और पोलर विंड्स आपको पता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा राइट आंसर ब्लिज़र्ड्स। नेक्स्ट है विच क्लाइमेटिक रीजन हैज़ द लीस्ट टेम्परेचर रेंज। ट्रॉपिकल रीजन, मानसून, इक्वेटोरियल और मेडिटेरेनियन। तो इसका आंसर है इक्वेटोरियल। कैसे ये बताते हैं, देखिए जो हमारा सन इधर हमारी अर्थ है, ये सन है, और जब ये हमारे रेजेस इसकी आती हैं, सन रेज आती हैं, तो सबसे पहले इक्वेटर पे जैसे मान लिया आती हैं, उसके बाद फ़ौरन ही ये नदर्न हेमिस्फेयर में जाती है, फिर वहाँ से वापस आती हैं इक्वेटर पे आती हैं और फिर सदर्न हेमिस्फेयर में आती हैं। इस तरह से ये रोटेट करती है अर्थ के अकॉर्डिंग पूरे मतलब 365 डेज़ यानी कि 1 ईयर में इस तरह से रोटेशन रहता है। तो क्या होता है कि जो इक्वेटर वाली लाइन होती है, इक्वेटर वाला रीजन, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर तेज़ी से पड़ती कॉन्सेंट्रेटेड रेस पड़ती हैं और बहुत ही कम टाइम के लिए पड़ती हैं। तो वहाँ पे जो टेम्परेचर रेंज जो निकालते हैं ना, तो रेंज वहाँ पर सबसे मिनिमम हमें मिलती है। अगर हम बात करें इसकी बात करते हैं, अगर हम मैप में देख लेते हैं एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर ये इक्वेटर होके जा रही है, हमारी इक्वेटर होके जा रही है, तो सन यहाँ पर है। तो क्या होता है कि हमारा ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो जो टॉरिड जोन होता है, तो टॉरिड जोन में जो ये वाले एंड होते हैं इनमें तो हमें मिलता है, रेंज मिलती है। उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे भी हमें रेंज मिलेगी, लेकिन सबसे कम रेंज हमें कहाँ पे मिलेगी, यहाँ वाले पार्ट में मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर टिकती नहीं, यूँ आती है और इधर से चली जाती है और फिर आती फिर इधर से चली आती। बहुत ही शॉर्ट रे मिलती है और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड मिलती है। कौन से रीजन में? इक्वेटोरियल रीजन में। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीस्ट टेम्परेचर रेंज कहाँ मिलेगी हमें, इक्वेटोरियल रीजन में मिलेगी। नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। हडसन बे, आर्कटिक सी, ओखोत्सक सी, जापान सी। देखिए हडसन बे तो इधर कनाडा साइड है ऊपर,
वहाँ पर यूएसए नॉर्थ अमेरिका में है। आर्कटिक सी ऊपर है और ओखोत्स्क सी और जापान सी ये इस साइड, जब जहाँ पर जापान है, इधर जापान है, चाइना है, इधर ताइवान, इधर वाला जो एरिया है जापान के पास वाला वहाँ पर है। पहले ओखोत्स्क है और नीचे जापान सी है। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत ही कम डिफरेंस है, यानी कि जापान सी छोटा है ओखोत्स्क से। तो ये हडसन बे तो काफ़ी बड़ी, आर्कटिक सी भी काफ़ी बड़ा है, तो इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसलिए क्लियर कर रहे हैं। तो जापान सी जो है वो इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट वाटर बॉडीज़ में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, विच फॉलोइंग कंट्री लीड्स इन द रबर प्रोडक्शन। रबर प्रोडक्शन लीड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो देखिए ये जो 2019 का डेटा, अभी 2020 का तो है नहीं, 19 का जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग थाईलैंड जो है वो 1 नंबर पे रबर के केस में। थाईलैंड नंबर 1 पर है, सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया है, थर्ड नंबर पे वियतनाम है, और फिर चाइना है, और फिर इंडिया है। तो इसको सीक्वेंस को याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे थाईलैंड, सेकंड पे इंडोनेशिया, थर्ड पे वियतनाम, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे हमारा है इंडिया, और फिर मलेशिया आता है। तो टॉप 5 याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री। फास्टेस्ट जो सबसे ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है वो होता है यूकेलिप्टस। और इसकी एक ये मतलब बहुत बुरी कहेंगे, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो आसपास के जो एरिया होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ जाता है। तो ये वाली इसकी जो है ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर मेडिट्रेनियन सी। मेडिट्रेनियन सी, देखिए मेडिट्रेनियन सी जो होता है इसका एरिया इतना ज़्यादा होता है, जो हमने दिखाया था टर्की वाले यूरोप वाले एरिया में, कि ये आसपास 3 कॉन्टिनेंट से जुड़ता है। इसका जो बॉर्डर मैच करता है वो 3 कॉन्टिनेंट से और 21 कंट्रीज से जो होता है वो जुड़ता है। तो इसमें लीबिया, इटली, माल्टा ये सब जुड़ते हैं, बल्गारिया नहीं अटैच होता है, ये कंट्री अटैच नहीं है इसके बॉर्डर से। तो देखिए जब ये 21 याद होंगे तभी आप ये वाला आंसर कर पाएंगे। तो इसके लिए मैप में देखिएगा और उसको कुछ जो फर्स्ट लेटर जैसे LIM ये होता है ना, तो उसको सीक्वेंस से कुछ कीवर्ड्स में कुछ इस तरह से ट्रिक बनाकर उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं, और इतने ज़्यादा यहाँ पे कंट्री है, 21 कंट्री है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर डी है, बल्गारिया। इसको मैप से ही समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे। द शेप ऑफ द अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। इसका राइट आंसर है ऑब्लेट स्फेरॉइड। इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ के पास से थोड़ा सा फ्लैट है, इसलिए इसका नाम दिया गया है शेप को ऑब्लेट स्फेरॉइड। नेक्स्ट है द शॉर्टेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज 20। देखिए ये जो क्वेश्चन आते हैं शॉर्टेस्ट डे, लॉन्गेस्ट डे, तो ये कैसे याद रखा जाएगा? देखिए हम लोग पढ़ते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, तो सदर्न हेमिस्फीयर का ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। कैसे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, यानी कि डेज लॉन्ग होंगे गर्मियों में, ये तो सबको पता। विंटर में डेज क्या होंगे? छोटे होंगे। तो अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट डे की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि हम लोग इंडिया जहाँ पर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, शॉर्टेस्ट डे की बात करें तो वो विंटर में पड़ेगा। वो किस दिन होगा? 22 दिसंबर में होगा, ठीक है, उस दिन शॉर्टेस्ट डे मिलेगा हमें। और लॉन्गेस्ट डे हमें कब मिलेगा? लॉन्गेस्ट डे मिलेगा गर्मियों में, जून में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो 21 जून को हमें लॉन्गेस्ट डे मिलेगा। और जब भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में वो ही दिन शॉर्टेस्ट डे होगा, यानी कि 21 जून शॉर्टेस्ट डे होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। एक को याद कर लिए, दूसरा उसके ऑपोजिट होगा। तो 21 जून हम, क्योंकि हम लोग के यहाँ सबसे लंबा दिन होता है, ये पूछ रहे हैं छोटा दिन, यानी कि 21 जून इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरह से विंटर वाला निकाल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया 21 जून। नेक्स्ट है द स्ट्रेट कनेक्टिंग अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल इज। देखिए अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को कौन सी स्ट्रेट जोड़ती है? पाक स्ट्रेट जोड़ती है, सिंपल है। और अलग किसे करती है? इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। देखिए डोवर स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट, फॉर्मोसा स्ट्रेट जो है वो इस साइड है, चाइना साइड है। साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से से जोड़ता है आपस में, ये याद रखिएगा, ये फॉर्मोसा स्ट्रेट जो है। और डोवर स्ट्रेट ये ऊपर हम बता चुके हैं, इंग्लिश चैनल वाली।
टाइडल रेंज डिनोट्स, देखिए टाइडल रेंज क्या होती है, टाइडल सबको पता है ज्वार भाटा जो होता है, टाइडल ये सबको पता है कि वाटर राइज करता है और अप करता है डाउन करता है, ये जो होती है ये टाइड्स होते हैं। तो टाइडल रेंज क्या कहलाती है, जो एवरेज डिस्टेंस होती है हाई अप और डाउन के बीच की, जो एवरेज डिस्टेंस कहें या डिफरेंस कहें, उसे ही हम टाइडल रेंज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टाइड। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है नेम द कॉन्टिनेंट्स दैट फॉर्म अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। देखिए सिंपल है, हमारा अफ्रीका इस तरह से कुछ होता है और हमारा साउथ अमेरिका भी कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर हम मैप में दिखा देते हैं। देखिए हमारे ये अफ्रीका इस तरह से है और ये इस तरह से है। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करके, यहाँ पर मिरर इमेज का ये मतलब होता है, ये वाटर इमेज होती है, अगर हम यूं देखें तो इस तरह से अप डाउन, अगर हम साइड बाय साइड देखें तो ये मिरर इमेज निकलती। तो अगर हम मिरर इमेज बीच में रख दें तो पलटेंगे तो ये बिल्कुल इसके इसी की तरह है। तो कौन सा हो गया, अफ्रीका और हमारा साउथ अमेरिका। ये वाला आंसर डी, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। नेक्स्ट, इफ द बंगाल टाइगर बिकम्स एक्सटिंक्ट क्या होगा। देखिए जब एक्सटिंक्शन की बात आती है तो क्या होता है कि एक्सटिंक्शन कब कहते हैं, जब उसका जीन कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब जीन बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगा, उसका ख़त्म हो जाएगा, कोई भी कुछ भी नहीं बचेगा। दोबारा बंगाल टाइगर हमें देखने को मतलब फिर नहीं हम लोग वो पैदा ही नहीं होंगे। तो ये होता है रीज़न। जैसे डायनासोर हो गए एक्सटिंक्शन, जैसे बहुत सारी हो रही हैं, होने की कगार पे हैं, तो इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ बात करें अगर बंगाल टाइगर एक्सटिंक्ट हो जाता है तो क्या होता है, क्या होगा, द वाइल्ड एरियाज विल बी सेफ फॉर मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। ये बिल्कुल नहीं, इसका राइट आंसर यही है, इट्स जीन पूल विल बी लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए जीन पूल जो होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियलैरियन ऊज़ेस अकर इन द डेप्थ्स ऑफ। देखिए ये जो होते हैं ये इक्वेटोरियल रीजन में जो हमारे मेडिट्रेनियन है, अटलांटिक है, पैसिफिक जो वाला जो पार्ट है ओशन का, वहाँ डेप्थ में ये रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। ये जो ऊज़ेस होते हैं इनमें क्या होता है 30% से ज़्यादा स्केलेटन वाली पार्ट होता है। स्केलेटन मतलब सख्त वाला कड़ा वाला पार्ट होता है। और या ये कड़ापन जो होता है या तो सिलिशियस वजह से होता है, सिलिका की ज़्यादा होती है इनमें अमाउंट, या कार्बोनेशियस ऊज़ेस होते हैं। तो दो टाइप करते हैं, सिलिशियस ऊज़ेस या कार्बोनेशियस ऊज़ेस। तो ये वाले जो होते हैं ये रहते हैं 2000 to 5000 फैदम्स गहराई में रहते हैं। गहराई को नापते हैं हम लोग मेजर करते हैं फैदम से। तो 1 फैदम बात करें तो ये अप्रॉक्स होता है 1.8 किलोमीटर होता है, इसका ये इक्वल होता है। तो ये रहते हैं रेडियलैरियन ऊज़ेस, यहाँ पर रहते हैं, इतनी डिस्टेंस इतनी डेप्थ में रहते हैं। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया शो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन आर कंट्री। ईस्टर्न घाट वेस्ट बंगाल, केरला, पंजाब, सुंदरबन, रन ऑफ कच्छ एंड लास्ट है ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट। देखिए ईस्टर्न हिमालय जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला इधर पार्ट है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा यहाँ पर जो हिमालय रेंजेस आती हैं उनका कुछ पार्ट यहाँ पर आता है और यहाँ पे छोटी छोटी हिल्स के फॉर्म में होता है। और यहाँ पर ये जो जैसे यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन पे ग्रीनरी रहती है, बहुत ज़्यादा ये बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं। तो इधर ईस्टर्न हिमालय जो रीजन है ये देखने को मिलता है और इधर वेस्टर्न घाट, इंडिया में इधर वेस्ट साइड नीचे वेस्टर्न घाट जो है यहाँ पर हमें मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये पेयर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी शो करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ कोस्टल प्लेन्स। देखिए कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं कि जैसे मान लिया एक सॉलिड पार्ट है किसका, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, एक सॉलिड प्लेन होता है, फ्लैट, एक सॉलिड फ्लैट एक प्लेन टाइप होता है। और वो ओशन वाला जो पार्ट होता है उससे थोड़ा सा दबा हुआ होता है, नीचे धंसा हुआ होता है। तो क्या होता है जब एक टाइम के बाद ओशन का लेवल जब नीचे होता है तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है, जैसे रिफ्ट वैली
इस तरह से कहते हैं, तो इसी तरह से ये होता है, तो ये ऊंचा हो जाता है। तो तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बाय एमरजेंस, ये ऊपर हुआ हुआ दिखता है, उठा हुआ, तो यही होता है कोस्टल प्लेन। इट इज़ क्रिएटेड बाय कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सपोज्ड बाय एमरजेंस। तो इसका राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है पॉल्यूशन ऑफ बिग सिटीज़ कैन बी कंट्रोल टू लार्ज एक्सटेंट बाय, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्लीनलीनेस ड्राइव एंड प्रॉपर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, बिल्कुल सही है, प्रॉपर सीवेज एंड प्रॉपर एग्जिस्ट ऑफ केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज, ये भी सही है, वाइड रोड्स एंड फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम सिटी, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं, इसका राइट आंसर इज डी। Salinity of water in the equatorial oceans decreases because which of these statement are correct, कौन से statement correct हैं, evaporation is less of heavy rainfall because large rivers like Amazon and Congo enter into the sea, water from Arctic and Antarctic mix with water of equator। देखिए क्या होता है कि इक्वेटोरियल ओशन जो होता है, ओशन में क्या होता है कि सैलिनिटी जो होती है वाटर की, जैसे हिंदी में कहते हैं लवणता, वो कम होती जाती, कम हो जाती है काफ़ी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इवेपरेशन एक तो कम होता है, इवेपरेशन कम होगा, दूसरा आर्कटिक और अंटार्कटिक, यानी कि ये जो ऊपर साइड ठंडा होता है ना, आर्कटिक और अंटार्कटिक वाला जो वाटर होता है वो मिक्स होने लगता है। तो जब वो मिक्स होता है तो उसकी सैलिनिटी कम हो जाती है और इवेपरेशन भी कम होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 1 और 4, सी हो गया इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग साइंस पे लाएंगे या फिर पॉलिटी लाएंगे, तो इस तरह सेट वाइज अलग अलग सेक्शन वाइज चलेंगे और हमारे जीएस पूरी कंप्लीट फिनिश हो जाएगी। थैंक यू सो मच। और अगर आपको प्रीवियस पेपर देखने हैं तो 2 हमने प्रीवियस पेपर डाले हैं 2017 एंड 14 का। 14 वाला 3 पार्ट में डाला है क्योंकि जीएस के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे उसमें। थैंक यू सो मच।